हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो इंटरव्यू की तैयारी है वो भी अब अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे कि इंटरव्यू बोर्ड द्वारा आपसे कौन से वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है वार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे मैंने बताया था बार काउंसिल ऑफ यूपी के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो आपसे पूछा जा सकता है VCI इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो आपको जवाब देना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। आपसे पूछा जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको जवाब देना है भारतीय विधिक परिषद इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका गठन पूछा जाए तो आपको जवाब देना है 1961 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो आपको जवाब देना है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो जो इसके अध्यक्ष हैं आपके मनन कुमार मिश्र जी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको एडवोकेट जो एक्ट है 1961 इसको वहाँ पे कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो आपको देना है आंसर कि सेक्शन जो 4 है वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो एडवोकेट एक्ट है इसमें एडवोकेट को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका सेक्शन 2(1) है उसका जो ए है उसमें आपका एडवोकेट को डिफाइन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है एडवोकेट एक्ट है इसमें कुल कितने सेक्शन हैं, तो आपको जवाब देना है इसमें कुल 60 सेक्शंस हैं। और कुल कितने चैप्टर हैं, तो आपको जवाब देना है इसमें कुल 7 चैप्टर हैं। बात करें ये कब लागू हुआ, तो आपका ये 19 मई 1961 को ये लागू हुआ। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एडवोकेट जो है वो डे कब मनाया जाता है, यानी कि अधिवक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको जवाब देना है 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अधिवक्ता बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो जो अधिवक्ता बनने की जो योग्यताएं हैं वो आपका अधिवक्ता अधिनियम 1961 की जो धारा 24 है वहाँ पे आपके कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे वहाँ पे बताया गया है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो उम्र है वो 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उसने BA LLB या LLB किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से की होनी चाहिए। और वहाँ पे कंडीशन दी गई हैं जैसे उसको क्या है कि जो राज्य विधिक परिषद है इसके नियमों का पालन करना चाहिए और उसको किसी अनैतिक उसको किसी अनैतिक अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ वहाँ पे योग्यताएं दी गई हैं, तो आप उसका सेक्शन 24 एक बार ज़रूर देख के जाना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है अधिवक्ता का सर्वोच्च पद कौन सा है। तो पूछा जाए आपसे अधिवक्ता का सर्वोच्च पद कौन सा है, तो आपको जवाब देना है अधिवक्ता का जो सर्वोच्च पद होता है वो आपका होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते हैं आपका अटॉर्नी जनरल। और भारतीय संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है वो आपका दिया गया है 76 में। और बता दूं ये जो होता है वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है आपका कौन, महान्यायवादी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मर्डर हत्या ये IPC या VNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता है इसमें कहाँ पे परिभाषित है ये। तो IPC में हत्या शब्द आपका डिफाइन किया गया है 300 में, और आपका भारतीय न्याय संहिता है इसमें डिफाइन किया गया है आपका
2001 में। नेक्स्ट, आपने ये शब्द अक्सर सुना होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। और आपसे इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, यानी कि जो प्राइवेट डिफेंस होता है इसका अधिकार आपको मृत्यु कारित करने तक का कब मिलता है, या शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है इसका अधिकार का जो विस्तार होता है वो मृत्यु कारित करने पर कब होता है। तो ये किस सेक्शन में दिया गया है, तो बात करें आईपीसी में ये दिया गया है आपका 100 में। और 100 में आपकी 7 कंडीशन बताई गई हैं जिसमें आप हमलावर की स्वेच्छा से मृत्यु कारित कर सकते हैं। और बात करें भारतीय न्याय संहिता में इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो ये आपका डिफाइन किया गया है 38 में। ये आप अच्छे से तैयार करके जाना। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाए आईपीसी में सबसे कम जो पनिशमेंट है वो किस सेक्शन में दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा 502(10) सेक्शन है, इसमें आपका सबसे कम पनिशमेंट दिया जाता है। बात करें भारतीय न्याय संहिता में ये कहाँ दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये 355 में यहाँ पे दिया गया है। इसमें कितना दंड दिया जाता है, वो आपका 24 घंटे के लिए यहाँ पर आपको कारावास दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें जो साधारण अपवाद जनरल जो एक्सेप्शंस हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो आपको जवाब देना है जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो आपको दिए गए हैं 14 से आपके 44 में। और आईपीसी में कहाँ तक कहाँ दिए गए हैं ये, तो आईपीसी में आपको पता होना है ये 76 से 106 में दिए गए हैं। जो जनरल एक्सेप्शंस हैं ये साधारण अपवाद हैं। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है वो कोई कार्य करता है तो वो साधारण अपवाद के अंतर्गत उसे कोई अपराध नहीं माना गया है। जैसे आपको पता होगा आईपीसी का सेक्शन 78, तो 78 में क्या दिया गया है, 78 में ये बात कही गई है अगर कोई व्यक्ति है वो न्यायालय के निर्णय या अनुकरण में कोई कार्य करता है, निर्णय या अनुसरण में कोई कार्य करता है तो वो अपराध नहीं माना गया है। तो इसी में आपका जो जल्लाद होता है उसको छूट प्रदान की गई है। आपका 78 आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि जल्लाद को किस सेक्शन में छूट प्रदान की गई है, तो आपको जवाब देना है 78। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं बीएनएस में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता है इसमें ये कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो आपको बताना है ये आपके दिए गए हैं वो दिए गए हैं महिला और शिशु से संबंधित जो अपराध हैं इनके विरुद्ध उनका वर्णन आपका दिया गया है 63 से 99 के बीच में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो मानव शरीर के जो विरुद्ध प्रभाव डालते हैं इनका वर्णन कहाँ से कहाँ तक दिया गया है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 में, तो आपको बताना है ये अध्याय 6 में आपके दिए गए हैं 100 से 146 के बीच में। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख के जाना। जैसे आपसे पूछा जा सकता है चोरी किसे कहते हैं, लूट किसे कहते हैं, डकैती किसे कहते हैं और दंगा किसे कहते हैं और दहेज मृत्यु किसे कहते हैं, तो या फिर आपसे सीधे इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर इनके बीच अंतर पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है वल्वा और दंगा में क्या अंतर है, लूट और डकैती में क्या अंतर है, डकैती और लूट में क्या अंतर है और लूट और चोरी में क्या अंतर है, तो आपको इन सभी के अंतर भी बताने हैं, इनकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए ये आईपीसी में कहाँ परिभाषित हैं
और आपका भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है इसमें कहाँ पे परिभाषित है, इतना आपको ये पता होना चाहिए। इससे आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसमें आपके कुछ नए सेक्शन भी ऐड किए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जैसे स्नैचिंग, झपटमारी, ये कहाँ पे डिफाइन है आपका भारतीय न्याय संहिता में, तो आपको जवाब देना है 304 में ये डिफाइन है, यहाँ पे देखो है। और आपसे पूछा जा सकता है आतंकवादी जो कृत्य हैं वो कहाँ पे परिभाषित हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में, तो आपको जवाब देना है ये 113 जो सेक्शन है उसमें आपका परिभाषित है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान है इसमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आपको पता होगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले आपके 7 थे, संपत्ति का अधिकार है इसे हटा दिया गया, अब आपके 6 रह गए हैं। ऐसे आपके पूछा जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 11 हैं। ये कहाँ पे दी गई हैं, आपका 51 का में दी गई हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं ये दी गई हैं, तो आपको पता होगा आर्टिकल 19 में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड द्वारा पूछा जा सकता है ये कि जो मतलब ये कौन सा आर्टिकल कहता है कि विधि की दृष्टि से सभी जो नागरिक हैं वो एक समान होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है कि कानून की दृष्टि से सभी नागरिक एक समान होंगे, तो आपको पता होगा जो आर्टिकल 14 है वो बात करता है विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण, यानी कि वो आपका बात करता है आर्टिकल 14 कि विधि के दृष्टि से सभी नागरिक एक समान होंगे। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनके आपके पूछा जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट है, ये आपका किस आर्टिकल में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया आपका 63 में, गवर्नर के बारे में आपका दिया गया है 153 में, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया गया है आपका 75 में, और चीफ मिनिस्टर के बारे में दिया गया आपका 163 में। ये आप एक बार अच्छे से आर्टिकलों को देख के जाना, आर्टिकल से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है जो सेशन कोर्ट है इसकी स्थापना कौन करता है और किस सेक्शन में करता है। आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो 2023 है, इसके किस सेक्शन में आपका ये दिया गया है कि सेक्शन जो सेशन कोर्ट है इसकी स्थापना कौन करेगा, तो आपको जवाब देना है स्टेट गवर्नमेंट है वो आपकी सेशन कोर्ट की स्थापना करती है। और इसमें जो पीठाधीन जो एक जिसमें जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी आपकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आपका वो हाई कोर्ट करेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। और आप ये काम करना जैसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहाँ पे दिया गया है, ऐसे ही जो सभी प्रकार के जो मजिस्ट्रेट हैं उनका वर्णन दिया गया है, आप वो तैयार कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका पूछा भी गया है क्वेश्चन, इस पे स्टार करिए आप। पूछा जाए आपसे कि वेल जो प्रोविज़न हैं वो आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, या पूछा जाए सीआरपीसी में कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो आपको वहाँ पे जवाब देना है जो बेल प्रोविज़न है वो आपका VNSS में दिए गए हैं, वो आपका दिए गए हैं 478 से आपका 496 के बीच में। यहाँ पे बात की गई है बेल एंड बॉन्ड की, और सीआरपीसी में बात करें तो ये आपके दिए गए हैं 436 से 450 के बीच में। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है अपील से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, VNSS में और आपका सीआरपीसी में। तो जो बेल से संबंधित जो प्रोविज़न हैं वो आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसमें दिए गए हैं आपके 413 से 435 के बीच में। बात करें सीआरपीसी में तो ये आपके दिए गए हैं 372 से और आपका 394 के बीच में,
ये आप अच्छे से इनको तैयार करना। और इसका जो डिफिनीशन क्लाज है उसमें आपका बेल डिफाइन है, तो वो भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इंक्वायरी या जांच शब्द है एक कहाँ पे डिफाइन है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। तो आपको बताना है 2K है, वो बात करती है जांच की। तो जांच को इस प्रकार ये परिभाषित करती है कि जांच है वो विचारण से भिन्न होती है। ऐसी प्रत्येक जांच अपराध है जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। तो जांच किसके द्वारा की जाती है आपका इंक्वायरी, तो इंक्वायरी आपकी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। लेकिन जांच और विचारण जांच होता है वो विचारण से भिन्न होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो आपका जो परिभाषा खंड है डेफिनेशन क्लॉज है वो आप एक बार अच्छे से देख के जाना। जैसे उसमें परिभाषा दी गई होगी आपकी सम्मन मामला कौन सा होता है, वारंट मामला कौन सा होता है, जमानती अपराध कौन से होते हैं, अजमानती अपराध कौन से होते हैं, अन्वेषण क्या होता है, आपका संघीय अपराध क्या होता है और आपका असंघीय अपराध क्या होता है। ये आप इसके अच्छे से देख के जाना डिफिनेशन क्लॉज, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस हिरासत में कितने अवधि तक रखा जा सकता है। अधिकतम अवधि पूछी गई यहाँ पे, तो आपको जवाब देना है 24 घंटे से अधिक वो नहीं रख सकता है बिना वारंट के न्यायिक हिरासत में। ये आपका कहाँ दिया गया है आपका CRPC में, तो आपका ये CRPC में दिया गया है आपका 57 में। और आपका भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है इसमें आपका दिया गया है आपका 58 में। ये आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यायालय है वो किन तरीकों से साक्षी को उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकती है। तो आपको पता है सम्मन द्वारा वो बाध्य कर सकती है, जमानती या वारंट द्वारा बाध्य कर सकती है साक्षी को उपस्थित होने के लिए, और गिरफ्तारी वारंट द्वारा भी साक्षी को उपस्थित करने के लिए बाध्य कर सकती है। सम्मन के अलावा वारंट जारी करके फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कर सकती है, इसके द्वारा आपको बाध्य कर सकती है। और फरार व्यक्ति के उद्घोषणा करके आपको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकती है। नेक्स्ट ये आपसे पूछा जा सकता है जैसे पिटिशनर वादी को कहते हैं, वादी कौन होता है आपसे पूछा जाए इंटरव्यू बोर्ड द्वारा कि वादी किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जाए कि प्रतिवादी किसे कहते हैं, या पूछा जाए रिस्पोंडेंट और पिटिशनर कौन होते हैं। तो आपको इनका भी अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए कि वादी किसे कहते हैं और प्रतिवादी किसे कहते हैं। तो आपको पता होना वादी उसे कहते हैं जो न्यायालय में बात प्रस्तुत करता है, और प्रतिवादी उसे कहते हैं जिसके विरुद्ध आपका न्यायालय में वाद वो संसित करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है जो गिरफ्तारी होती है इसका जो वारंट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता होगा जो गिरफ्तारी का वारंट होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक तो होता है आपका जमानती और एक होता है आपका अजमानती। ये आपके 2 टाइप हैं। ये आपके कुछ